हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1973 से लेकर 2003 तक हमारे देश के बैंक्स प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम को फॉलो किया करते थे। प्राइम लेंडिंग रेट यानी PLR। इस सिस्टम में बैंक्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती थी कि वो नेगोशिएशन के बेस पर अपने कस्टमर्स को किसी भी इंटरेस्ट पर लोन दे सकते थे। इस तरह के बैंकिंग सिस्टम में ना तो किसी भी तरह का स्टैंडर्डाइजेशन होता था और ना ही किसी भी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए RBI ने 2003 में BPLR यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया। इस सिस्टम में बैंक से ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को कितने % ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। इसी को BPLR यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट माना गया और इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए RBI ने सभी बैंक्स के BPLR को फिक्स कर दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि BPLR के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही RBI ने बैंकिंग सेक्टर के लेंडिंग रेट्स को रेगुलराइज कर दिया। अब क्योंकि कंडीशन ये रखी गई कि BPLR वो रेट है जो बैंक्स अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को देते हैं, तो RBI ये मानकर चल रही थी कि सभी बैंक्स अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को मिनिमम इंटरेस्ट रेट्स ही ऑफर करते होंगे और कोई भी बैंक BPLR रेट से कम इंटरेस्ट रेट पर लेंडिंग नहीं करेगा। ये RBI का एक इम्पॉर्टेंट कदम था जिसके थ्रू RBI बैंकिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रही थी। बट इस BPLR सिस्टम के थ्रू ना तो हमारा बैंकिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो पाया और ना ही स्टैंडर्डाइज्ड। इसका रीज़न ये था कि BPLR को बैंक्स का मिनिमम लेंडिंग रेट समझना RBI का एक एजम्पशन था और ये बात RBI को तब समझ में आई जब 2010 में RBI ने एक रिपोर्ट निकलवाई जिसमें ये पाया गया कि अभी भी इंडिया के लगभग सभी बैंक्स अपने 77% से ज़्यादा लोन्स BPLR रेट से कम इंटरेस्ट पर दे रहे हैं। तो ऐसे में RBI ने तुरंत अपनी पॉलिसी चेंज की और 2010 में बेस रेट सिस्टम को लागू कर दिया। बेस रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट के नीचे बैंक्स अपने किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकते। यानी जब भी बैंक अपने किसी भी कस्टमर को लोन देगा तो उस लोन का इंटरेस्ट रेट या तो बेस रेट से ज़्यादा होगा या उसके बराबर, बट किसी भी हालत में ये इंटरेस्ट रेट बेस रेट से कम नहीं हो सकता था और ये बेस रेट सभी बैंक्स को अपने लिए खुद डिसाइड करना था और अपने बेस रेट्स की इन्फॉर्मेशन RBI को देनी थी। यानी अब इंटरेस्ट रेट्स RBI फिक्स नहीं कर रही थी और इसका मतलब ये हुआ कि अब इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलराइज कर दिया गया था। इस तरह RBI ने एक बार फिर हमारे बैंकिंग सेक्टर को ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्डाइज बनाने की कोशिश की और इस बार RBI अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रही। बट 2015 में एक नई प्रॉब्लम सामने आई। RBI ने पाया कि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जब भी किसी देश का सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी रेट्स कम या ज़्यादा करता है तो उसका इम्पैक्ट बैंक के लेंडिंग रेट्स पर दिखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर RBI अपनी की मॉनेटरी पॉलिसी टूल यानी रेपो रेट को चेंज करे और उसका इम्पैक्ट सभी बैंक्स के लेंडिंग रेट पर दिखे तो इसे स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहा जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा था। RBI ने जनवरी 2015 से लेकर अप्रैल 2016 के बीच में अपने रेपो रेट को 1.25% तक घटा दिया था। बट इसका असर बैंकिंग सेक्टर के लेंडिंग रेट्स पर सिर्फ इतना हुआ कि बैंक के लेंडिंग रेट्स सिर्फ 0.6% रिड्यूस हुए। तो ये बात तो साफ हो गई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस का असर बैंक्स के लेंडिंग रेट्स पर नहीं दिख रहा है। यानी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। बट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा था और इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। बात यह है कि बेस रेट की कैलकुलेशन में रेपो रेट को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा था। तो RBI चाहे रेपो रेट को कितना भी चेंज करे, बेस रेट पर इसका फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और बेस रेट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे थे बैंक्स के लेंडिंग रेट्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2016 में RBI ने MCLR की मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। MCLR की कैलकुलेशन में इस बात का ध्यान रखा गया कि इसमें रेपो रेट को भी कंसीडर किया जाए। तो चलिए MCLR और बेस रेट की कैलकुलेशन के डिफरेंस को समझते हैं। बट उससे पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप ये बताइए कि बैंक जब भी किसी कस्टमर को लोन देता है तो उस लोन को देने के लिए जो फंड्स बैंक लाता है वो फंड्स वो कहाँ से लाता है। ये फंड्स बेसिकली दो जगह से आते हैं। एक तो जो बैंक्स के खुद के कस्टमर्स हैं वो बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, करेंट अकाउंट या फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स में। इसके अलावा अगर बैंक्स को ज़रूरत पड़े तो वो दूसरे बैंक्स या फिर RBI से भी पैसे बोरो कर सकते हैं।
बट इन दोनों ही केसेस में बैंक्स को कुछ इंटरेस्ट पे करना होता है। यानी जब आप एज अ कस्टमर बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उस पैसे पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और इसी तरह बैंक्स जब आरबीआई से पैसे बोरो करते हैं तो उस पर भी बैंक्स को इंटरेस्ट देना होता है। यानी ये फंड्स बैंक्स को कहीं से फ्री में नहीं मिल रहे, बैंक्स को ये पैसे इकट्ठे करने के लिए एक कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो अब इस बात में कोई भी शक नहीं बचा है कि अगर बैंक की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो बैंक का लेंडिंग रेट्स भी ज़्यादा होगा। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सबसे पहले बेस रेट कैलकुलेशन को देखते हैं। एक्चुअली बेस रेट कैलकुलेशन में सिर्फ बैंक्स के डिपॉजिट्स की कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। यानी जब आप और हम बैंक्स के पास अपना पैसा रखते हैं तो उस पैसे पर बैंक्स जो ब्याज हमें देता है उसी को बेस रेट कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाता है। बट MCLR कैलकुलेशन में डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स दोनों की कॉस्ट टू बैंक को कंसीडर किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक्स के पास जितने भी फंड्स आ रहे हैं वो डिपॉजिट्स की फॉर्म में भी आ रहे होते हैं और बोरोइंग्स की फॉर्म में भी। तो बोरोइंग्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ डिपॉजिट्स की कैलकुलेशन को कंसीडर करते हैं तो उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ फंड, और जब हम डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स की दोनों की कॉस्ट को कंसीडर करते हैं तो इसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। और क्योंकि हम यहाँ पर बैंक्स की लेंडिंग रेट को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के बेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए इसे MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट कहा जाता है। तो अब आप MCLR और बेस रेट के डिफरेंस को साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि MCLR के केस में हम लोग बोरोइंग की कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं जो कि रेपो रेट पर डिपेंड करती है, यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करती है। इसीलिए एक्सपेक्ट किया गया कि MCLR के इंट्रोडक्शन के बाद मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखे जाएंगे। बट ध्यान दीजिए कि जब भी एक बैंक किसी दूसरे बैंक या फिर आरबीआई से फंड्स बोरो करता है तो उस बोरोइंग का रेट डिपेंड करता है उसके टेन्योर पर, और ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेपो रेट, टर्म रेपो रेट, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, इन सब के इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होते हैं। इसीलिए MCLR के कैलकुलेशन में टेन्योर प्रीमियम को भी जोड़ा गया जो कि बोरोइंग के टेन्योर को कंसीडर करता है। इसके अलावा MCLR के कैलकुलेशन में यूज़ होने वाले बाकी तीनों क्राइटेरियाज़ वही हैं जो कि बेस रेट के कैलकुलेशन में भी यूज़ होते हैं। इन तीनों क्राइटेरियाज़ को हम लोग पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वापस से इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो इस तरह 2016 में आरबीआई ने MCLR की मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जिसकी कैलकुलेशन रेपो रेट पर डिपेंड करती थी। अब MCLR बेसिकली हर एक बैंक का मिनिमम लेंडिंग रेट माना गया, यानी अब कोई भी बैंक जब भी किसी कस्टमर को लोन देगा तो उस लोन का इंटरेस्ट MCLR% प्लस बैंक स्प्रेड रेट होगा। अब ये जो स्प्रेड रेट है इसे खुद बैंक डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स जैसे कि टेन्योर, क्रेडिट रिस्क एट्सेट्रा। लेकिन MCLR परसेंटेज से कम इंटरेस्ट रेट पर किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दिया जा सकता था। तो अब देखना ये था कि MCLR को इम्प्लीमेंट करने के बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस बैंक्स के लेंडिंग रेट में रिफ्लेक्ट होती है या नहीं। यानी रेपो रेट कम किया गया तो लेंडिंग रेट कम होगा या नहीं, या फिर रेपो रेट को बढ़ाया गया तो लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगी या नहीं। बेसिकली ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या वाकई MCLR को इम्प्लीमेंट करने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए या नहीं। बट इस मेथोडोलॉजी का भी जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया उससे यही समझ में आया कि इससे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो हुए हैं, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अभी भी अचीव नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके बाद आरबीआई का नेक्स्ट कदम क्या था। इन सब चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सतावा।